ये चालू होगा, ये वीडियो देखना। यहां पर तो त्रिबल शुद्धि चक्र दिया गया है। तो त्रिबल शुद्धि चक्र में ये कह रही है कि गणना के आधार पर यदि शुभ नहीं है तो गुरु अपनी उच्च राशि में, स्वराशि, मित्र राशि, अपने नवमांश और अपने वर्गोत्तम नवांश में स्थित हो तो भी शुभ कारक माना जाता है। यानी ग्रह को देखने की दो पद्धतियां हो गई अपने पास। एक तो गणना कि 4, 8, 12 खराब होती है। दूसरी उच्च कैसा होगा? शुभ होगा। मित्र राशि में होगा तो कैसा होगा? शुभ होगा। अच्छा, अब गणना में शुभ है और स्थिति में भी शुभ है तो वो अच्छी बात है। लेकिन यहां ये कह रहे हैं कि गणना में अशुभ हो और स्थिति में शुभ हो तो उसको शुभ ही माना जाता है। ठीक है। तन्वाद द्वादश भावों के विचार उपयोगी तथ्य। सामान्य रूप से जिस भाव में शुक्र बुध गुरु बैठे हों अथवा उस भाव का स्वामी उस अपने भाव को देख रहा हो या भाव का स्वामी वहीं बैठा हो या अन्य किसी ग्रह से दुष्ट ग्रह की दृष्टि और युति वहां पर न हो तो ऐसा भाव शुभ फल देने वाला होता है। यो यो भावः स्वाम दृष्टो युतो वा तस्य तस्याभिवृद्धि स्यात्। जिस भाव का स्वामी भाव को देखे या शुभ ग्रह देखें या भाव का स्वामी अपने भाव में बैठा हो या शुभ ग्रह बैठे हो तो उस भाव का फल अच्छा होता है। और यदि कोई भाव शुभ राशि और उसके अधिपति ग्रहों से दृष्टयुक्त होकर किसी अन्य पाप ग्रह से दृष्टयुक्त न हो तो भी भाव की वृद्धि करता है। यानी शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रह की दृष्टि भाव पर हो या भावेश पर हो, भाव के स्वामी को भी देखना पड़ता है कि कहीं भाव तो सही है लेकिन भावेश अगर क्रूर दृष्टि में, क्रूर युति में है तो उस भाव का फल बिगड़ जाता है। ग्रहों के उच्च नीच, मूल, त्रिकोण और स्वराशि कौन से ग्रह की क्या राशियां हैं, ये पीछे भी एक चार्ट निकल गया तो उसमें भी होगा और यहां पर भी बता रहे हैं। नीच राशि शत्रु राशि में स्थित ग्रह भाव का विनाश कर देते हैं। नीच राशि में और शत्रु राशि में स्थित ग्रह होते हैं वो भाव का नाश करते हैं। मूल, त्रिकोण, उच्च और मित्र राशि में स्थित ग्रह सुफल देते हैं। तो ये हमारे 7 ग्रह हैं। उच्च राशि लिखी हुई है मेष, वृष, मकर, कन्या, कर्क, मीन, तुला। नीच राशियां लिखी हुई हैं तुला, वृश्चिक, कर्क, मीन, मकर, कन्या, मेष। मूल त्रिकोण राशियां लिखी हुई हैं सिंह, कर्क, मेष, कन्या, मीन, तुला, कुंभ। और स्वराशि कौन से ग्रह की क्या राशि है। यहाँ मंगल वाले कॉलम में वृश्चिक नहीं लिखा है तो हमको वृश्चिक इसमें लिख लेना चाहिए। मेष और वृश्चिक का स्वामी कौन है? मंगल है, तो यहां पर वृश्चिक लिख लेना चाहिए। उच्च राशियों के साथ साथ इसमें अंशों को भी दिया गया है। इसको अपन परम उच्च कह सकते हैं। सूर्य मेष राशि में क्या होता है? उच्च का होता है, लेकिन मेष राशि के 10 अंश तक उसको परम उच्च भी कहते हैं। जब परम उच्च होगा तो तुला के 10 पे परम नीच हो जाता है। ठीक है, ये चार्ट हो गया। ग्रहों की दीप्तादि 10 अवस्थाएं। राशि स्थिति के अनुसार ग्रहों की 10 अवस्थाएं। एक तो कुछ अवस्थाएं होती हैं 5, 6, 6 अंश के आधार पर कि 100 राशि में 6 अंश तक ग्रह हुआ तो उसको मृत अवस्था कहते हैं। तो ये तो क्या हो गई? अंश के आधार पर अवस्था। लेकिन वही चंद्रमा वृष राशि के 4 अंश तक है तो अंश के आधार पर तो मृत अवस्था कहलाएगी, लेकिन इस दीप्तादि अवस्थाओं के अनुसार वह दीप्त अवस्था कहलाएगी। तो ऐसी स्थिति में दीप्तादि अवस्थाओं का अंशात्मक अवस्थाओं से मतभेद रहता है। तो दीप्तादि अवस्थाएं ज़्यादा फलित में हमारा सहयोग करती हैं और जो 6-6 अंश के आधार पर जो 5 अवस्थाएं हमने मानी है उनका ज़्यादा महत्व नहीं माना गया है। प्रमाण के रूप के लिए आप संकेत निधि, फलित मार्तंड आदि ग्रंथों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 9 अवस्थाएं बता रहे हैं। सारावली नाम के ग्रंथ में इनका वर्णन है। किस राशि में कौन सी अवस्था होती है ये आपको फलित के ग्रंथों में सारावली में मिल जाएगा। ग्रह स्थिति ज्ञान। उच्च स्वग्रही अधिमित्र, मित्र सम शत्रु, पाप युक्त और सूर्य युक्त।
ये अवस्थाओं को ही इन्होंने क्रम से दे दिया है कि उच्च में हो तो दीप्त, स्वग्रही हो तो स्वस्थ, अधिमित्र में हो तो मुदित, मित्रगृह में हो तो शांत, समग्रह में हो तो दीन, शत्रुगृह में हो तो अति दुखी, पाप युक्त हो तो विकल और सूर्य युक्त हो तो खल एवं क्रोधी अवस्थाएं होती। तनुवाद 12 भावों के स्थिर कारक। प्रत्येक भाव का एक कारक ग्रह भी होता है। पराशर होरा में 2 प्रकार से कारक बताए हैं, चर कारक और स्थिर कारक। स्थिर कारक भी 2 प्रकार से बताए हैं कि एक एक भाव में एक से अधिक ग्रह भी कारक बताए हैं। जैसे नवम भाव का सूर्य और गुरु कारक दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो यहां पर एक भाव का एक ही कारक लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो सूर्य से क्रम, प्रत्येक भाव का पहले भाव का सूर्य, दूसरे का गुरु, तीसरे का मंगल, इस प्रकार से ये 12 भावों के कारक होते हैं। कारक माने कार्य करने वाला। जन्मांग द्वारा मृत्यु के कारण का ज्ञान। जन्म कुंडली को देख करके किसी की मृत्यु के बारे में अनुमान लगाना कि लग्नेश जिस राशि संबंधी नवमांश में स्थित हो, लग्नेश ग्रह जिस राशि के नवमांश में हो, उस राशि के कोप से उत्पन्न रोग द्वारा जातक की मृत्यु होती है। उस राशि से क्या रोग होते हैं ये हमको देखना पड़ेगा, उससे व्यक्ति की मृत्यु होगी। जैसे लग्नेश मेष राशि में हो तो ताप, ज्वर, अग्नि, श्वास विकार, दमा और शूल, शिरोवेदना, वात व्याधि, उन्माद, विस्फोटक पदार्थ, जठराग्नि, गृह रोग, शोक, चतुष्पाद, ज्वर, पत्थर, शस्त्रादि, अत्यंत वायु, शेर, बाघ आदि हिंसक पशुओं से, शूल रोग से, व्याघ्र, स्त्री ज्वर आदि अतिसार द्वारा मृत्यु होती है। ये 12 राशियों के मृत्यु के कारण बता दिए हैं कि किस राशि में लग्नेश होने पर, किस नवमांश में लग्नेश होने पर किस कारण से मृत्यु हो सकती है। और भी कारण है, संक्षिप्त बताया है। कन्या का वैधव्य योग। कन्या की कुंडली में चंद्रमा से सप्तम में मंगल, शनि, राहु, सूर्य की स्थिति हो, लग्न अष्टम में हो तो वैधव्य कारक होती है। मंगल की राशि में पाप ग्रहों से युक्त सूर्य 12वें 8वें स्थित हो तो अशुभ होते हैं। सूर्य के साथ शनि कर्क तुला का हो तो धन से हीन होती है। कन्या लग्न चतुर्थ, अष्टम, द्वादश, सप्तम में पाप युक्त मंगल हो तो भी शुभ नहीं होता। इसी प्रकार चंद्रमा से भी ये देखना, भौम दोष जिसको हम मंगली दोष कहते हैं, लग्न से अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल हो तो कन्या को मंगली और वर को मंगला कहते हैं। यह परस्पर वर कन्या एक दूसरे के लिए हानिकारक होते हैं। परिहार भी बता दिया कि इन भावों में यदि दूसरे की कुंडली में पाप ग्रह हो, यानी कन्या के चतुर्थ भाव में यदि मंगल है तो वर के चतुर्थ भाव में कोई दूसरा पाप ग्रह होना चाहिए। यहां मंगल है तो वर के में शनि, राहु, केतु, सूर्य आदि पाप ग्रह होंगे तो वहां मंगली दोष का परिहार हो जाता है। और भी बता रहे हैं कि मेष लग्न का मंगल लग्न में हो तो मंगली होते हुए भी वह मंगल नहीं माना जाता है। धनु राशि का 12वें भाव में हो, वृश्चिक राशि का चतुर्थ में हो, मकर का सप्तम में, कर्क का अष्टम में होने पर, लग्न सप्तम में बलि, गुरु, शुक्र, लग्न से 1, 4, 7, 8, 12 में बकरी, नीच, सत्वग्रही, निर्बल, भौम होता है। इस प्रकार ये मांगलिक दोष के संक्षिप्त में परिहार हैं, ठीक है। इष्टकाल द्वारा रोगी की बाधा का ज्ञान, ये अच्छा है, इसको सब लोगों को सीख लेना चाहिए। ये बिना कुंडली के व्यक्ति को क्या परेशानी है ये सब हम इसमें से देख के बता सकते हैं। कह रहे हैं कि तिथि, वार, नक्षत्र, लग्न और प्रहर इन सब का योग करके 8 का भाग दे दो। कोई व्यक्ति जिस समय प्रश्न कर रहा है उस समय की तिथि, वार, नक्षत्र, लग्न और प्रहर की संख्या जोड़ करके 8 का भाग दे दें। अभी अभी कौन सा पैर चल रहा है? चौथा पैर चल रहा है। और आज तिथि क्या है? आज तिथि हो गई 10वीं और पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष, ठीक है। बार कौन सा है? 5वां बार हो गया। ये हो गया प्रहर, तिथि, वार और नक्षत्र कौन सा है? नक्षत्र है आद्रा,
छठवां नक्षत्र है। तो ये तिथि, वार, नक्षत्र, और इस समय लग्न कौन सी होगी? लग्न होगी कुंभ, तुला लग्न हो, सिंह लग्न है। तो इन सब का योग कर देना है। प्रहर, तिथि, नक्षत्र, वार और लग्न सबका योग करने पर 11, 21, 21 और 4 25, 8 का भाग दे दें, 3 बार गया 24, एक शेष बचा। तो एक शेष बचने पर क्या है, क्या लिखा हुआ है? 8 का भाग दें। शेष यदि 7 और 3 आते हैं तो किसी देवता की बाधा है। अगर शेष 2, 8 आते हैं तो पितरों की बाधा है। शेष 6 और 4 आते हैं तो भूत प्रेत की बाधा है। और 1, 5 शेष आते हैं तो ग्रह की बाधा है। यहां से बाधा का ज्ञान हो जाता है। तिथि, वार, नक्षत्र, लग्न, याम, इन सब का योग करके 12 से भाग दें। दूसरा सूत्र कहता है 8 का भाग न दे करके 12 का भाग दीजिए। तो 12 का भाग देने पर 3, 5, 6, 8, 9, 11 यदि शेष बचते हैं तो ये ठीक है, और अन्य शेष बचते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए विशेष कष्ट है। राज मार्तंड में एक और सूत्र दिया है कि 12 नक्षत्र, तिथि, दिशा के योग में 8 का भाग देकर शेष यदि 8, 2 बचते हैं तो पितृदोष, 7 और 3 बचते हैं तो देवबाधा, 6 और 4 बचते हैं तो प्रेतबाधा, 1 और 5 बचते हैं तो ग्रहबाधा। भाग फल को 3 गुना कर 8 का योग कर पुनः 4 से भाग दें, 4 से गुणा के 7 का भाग दें तो एक शेष बचे तो जानिए कुल की बाधा, 2 शेष बचे तो गांव की बाधा, 3 बचे तो वन का भय, 4 में राजकुल, अन्नज, एतिज और ग्रह द्वारा बाधाओं को विविध उपायों की शांति कराना चाहिए। ठीक है। और ये भद्रा 1 महीने में 8 बार आती है। शुक्ल पक्ष की तिथि अष्टमी और पूर्णिमा इनमें कब आती है? पूर्वार्ध में। और कृष्ण पक्ष की सप्तमी चतुर्दशी में कब आती है? पूर्वार्ध में। और शुक्ल पक्ष की एकादशी और चतुर्थी को कब आती है? परार्ध में। और कृष्ण पक्ष की तृतीय और दशमी में कब आती है? पदार्ध में। भद्रा के मुख की अवधि भोगकाल 5 घटी माना गया है और पुच्छकाल 3 घटी, यानी टोटल भद्रा का मान यदि 30 घटी है, क्योंकि भद्रा माने क्या है? बिष्टि नाम का करण। तो एक तिथि लगभग 60 घटी की होती है, तो भद्रा फिर 30 घटी की होगी। तो प्रारंभ की 5 घटियां क्या माना जाएगा? उसका मुख काल। और अंत की 3 घटी क्या माना जाएगा? पुच्छ काल। तो अभी जो हमको होलिका दहन करना है वो कब करना है? जब से हमारी पूर्णिमा लग रही है वहां से 5 घटी छोड़ दो आप। वो क्या है? भद्रा का मुख काल है। तो पूर्णिमा का प्रारंभ कब हो रहा है? सोमवार को शाम को 7:55 पे हो रहा है। 2 तारीख को 5:55 पे हो रहा है, यानी 6। तो 5 घटी निकलने में 2 घंटा लगेगा। तो 2 घंटा कब तक हो गया? 8 बजे तक। ठीक है। तो हम लोग पूर्णिमा का दहन और प्रदोष काल कब तक रहेगा? 9 बजे तक। तो हमारे पास 1 घंटा प्रदोष काल प्राप्त हो रहा है, जिसमें भद्रा का मुख छोड़ दिया हमने। शेष में होलिका दहन, यानी आप मान लीजिए कि 8 बजे से 10 बजे के बीच में होलिका दहन करना अभीष्ट रहेगा। भद्रा का वास तीनों लोकों में राशि के अनुसार भद्रा कहाँ कहाँ रहती है? कुंभ, मीन, कर्क, सिंह में भद्रा कहाँ पे रहती है? पृथ्वी पे। मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक में भद्रा स्वर्ग में। कन्या, तुला, धनु, मकर में भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। तो जिस लोक में होती है वहां का विनाश करती है। स्वर्ग की भद्रा पृथ्वी वालों के लिए शुभ है, पाताल की भद्रा भी शुभ है, परंतु मृत्युलोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। मृत्युलोक की भद्रा, ये भी भद्रा का एक पर्याय हो गया कि भद्रा का दोष तो है पर भद्रा का वास पृथ्वी पर नहीं है। भद्रा में क्या क्या काम कर सकते हैं? वैसे तो शुभ कार्य कोई नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ कार्य हैं जो कर सकते हैं। वध, यानी किसी को मारने का षड्यंत्र करना अथवा मारना, दंड देना, क्रूर कार्य, किसी को बांधना, किसी को जहर देना, अग्नि का अस्त्र का कार्य करना, अश्व, भैंस, ऊंट आदि से संबंधित कार्य करना हम कर सकते हैं। इसमें भद्रा हमें शुभ फल देगी। भद्रा दोष परिहार कि दिन की भद्रा यदि रात्रि में और रात्रि भद्रा यदि दिन में हो तो कल्याणकारी होती है।
भद्रा वैद्रती व्यतिपात प्रत्यरी जन्मतार मध्याह्न के बाद शुभ हो जाते हैं। तो भद्रा के संबंध में विविध प्रकार के मतांतर हैं, बहुत विस्तार है मुहूर्त शास्त्र में भद्रा का। सामान्य रूप से इन्होंने यहाँ पर जो हमें आवश्यक है वो बता दिया है। अब आ जाइए, प्रति महीने जो संक्रांति बदलती है ना, तो उस संक्रांति का फल पंचांग में नीचे लिखा रहता है, इसमें भी दिया होगा, देखिए। नहीं, इसमें संक्रांति विचार फल नहीं दिया गया है। कुछ पंचांगों में दिया रहता है, निर्णय सागर आदि में संक्रांति का विवेचन देते हैं, परंतु इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो उस विवेचन में विशेष करके यही रहता है कि वह संक्रांति परिवर्तन किस करण में हो रहा है। संक्रांति का परिवर्तन किस करण में हो रहा है। 11 करण है, और जिस करण में होगा उस करण के अनुसार ये पूरा चार्ट आपको बना करके दे दिया गया है। जैसे बब नाम के करण में यदि संक्रांति होगी तो उसकी स्थिति क्या है, निवि, उपविष्ट, ऊर्ध्व, सुप्त, सोती हुई, निविष्ट, ये उसकी स्थिति है। यानी ऊपर की ओर सोती हुई अथवा बैठी हुई है अथवा बैठी नहीं है। फल क्या है, फल लिखा हुआ है। कौन सा वाहन है, उपवाहन, उनका फल क्या है। कैसे कपड़े पहने हुए हैं और उपवस्त्र कैसे रंग का है। आयुध क्या है, उसके हाथ में हथियार क्या है, ये सब दिया गया है। संक्रांति ज्ञान बृहद ज्योतिषार ग्रंथ में भी ऐसा ही चार्ट दिया गया है। ये मुहूर्त शोधन में शून्य तिथि नहीं होना चाहिए, तो किस महीने में कौन सी तिथियां, कौन से शून्य नक्षत्र होते हैं, ये लिखा हुआ है कि चैत्र में नवमी और अष्टमी ये क्या मानी गई हैं, शून्य तिथियां। और अश्विनी रोहिणी ये क्या माने गए हैं, ये शून्य नक्षत्र माने गए हैं। और कुंभ राशि मास शून्य राशियां, मास शून्य तिथियां, मास शून्य नक्षत्र, ये सब एक प्रकार के मुहूर्तों के दोष होते हैं। तो इसमें तिथि, नक्षत्र और राशि तीनों चीजें हमें 12 महीनों का ज्ञान करा दिया। ये कोई ज़्यादा बड़ा दोष नहीं है, पर दोष तो दोष है। विवाह में जो हम 81 दोष ढूंढते हैं, तो ऐसे करके ही तो 81 होंगे। 81 दोषों को ढूंढना भी तो बड़ा कठिन है कि कौन कौन से हैं। तिथिवार के द्वारा मृत्यु योग का ज्ञान, ये मुहूर्त वाले मृत्यु योग हैं, ये कोई कुंडली का योग नहीं है। ये कह रहे हैं कि रविवार को प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी हो तो उस दिन मृत्यु योग होता है, यानी तिथि और वार के द्वारा बनने वाले योग। भद्रा के मुख पुक्ष का ज्ञान, अंतिम 3 गति क्या है, भद्रा की पूंछ है और प्रारंभ की 5 गति भद्रा का मुख होता है। किस तिथि में कौन से पैर में भद्रा आती है, वो सब इस चार्ट में आपको मिल जाएगा। आगे मुहूर्त जब पढ़ेंगे तो एक तरफ से पूरा विस्तार से बताया जाएगा। किस दशा में जा रही है भद्रा, नक्षत्र तारका, मानोक्त प्रयोजन। अच्छा देखिए कितनी इसमें बहुत अच्छी बात बताई है कि जिस नक्षत्र में विवाह होता है उस नक्षत्र की तारा संख्या तुल्य। ठीक है, जैसे मृगशिरा नक्षत्र है तो मृगशिर नक्षत्र में कितने तारा हैं, इसमें दिया है क्या, भाना। ठीक, इसमें दिया है। जैसे ये कह रहे हैं अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। मृगशिरा में 3 तारे हैं। ठीक है, मृगशिरा में 3 तारे हैं, तो ये कह रहे हैं कि जिस नक्षत्र में जितने तारे हैं उतने विवाह के वर्ष का शुभ अशुभ फल प्राप्त होता है। विवाह के उतने वर्ष में, किसी में जैसे 12 तारे हैं तो विवाह के 12वें वर्ष में दोनों दंपति को विशेष कष्ट होता है।
तथा ज्वरादि एवं अन्य प्रकार की व्याधियां जिस नक्षत्र में प्रारंभ होती हैं उस नक्षत्र की तारा संख्या क्या तारा संख्या मुहूर्त चिंतामणि में भी दिया गया है और यहां पर यह दिया गया इसी में पेज नंबर 8 पे ये जो दिया चार्ट। बृहत संहिता में तारा संख्या अलग है, मुहूर्त चिंतामणि की अलग है, तो किसी से एक से ले लेना चाहिए किस नक्षत्र में कितने तारे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिस नक्षत्र में विवाह हुआ, जैसे मघा विवाह का नक्षत्र है तो मघा नक्षत्र में कितने तारे हैं? 5 तारे हैं। मघा में पितृव्य 2 तारे बता रहे हैं, तो 2 तारे का मतलब है विवाह के दूसरे वर्ष में दंपति को कष्ट का सामना करना पड़ेगा। मघा नक्षत्र में अगर कोई रोग पैदा होता है तो कि नक्षत्र तारा संख्या तुल्य दिनों तक मघा में बीमार हो गए तो 2 दिन बीमार होना पड़ेगा, उस व्याधि से विशेष कष्ट होता है। ठीक है, एक जो इधर छूट गई थी बात उसको भी देख लें, क्योंकि जब अमावस्या को चंद्रमा क्षीण हो जाता है और इसके बाद वो फिर उदय होता है प्रतिपदा अथवा द्वितीया में, तो चंद्रमा की ऐसे थोड़ी पतली सी किनारी सी दिखाई पड़ेगी ना ऐसे, तो एक तो दक्षिण की दिशा होगी और एक उत्तर की। ठीक है, तो इसमें ये वाला कोना ऊंचा है या ये वाला ऊंचा है या दोनों सम हैं, ये देखना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं इस स्थूल चंद्र श्रृंगोन्नति ज्ञान, चंद्रमा का सींग कौन सा ऊंचा है? मीन मेष के चंद्रमा का श्रृंग दक्षिण वाला ऊंचा होता है। जब चंद्रमा मीन मेष में उदय होगा तो दक्षिण वाला सींग उसका ऊंचा रहेगा, और वृष कुंभ में चंद्रमा का सम रहता है, दोनों बराबर रहते हैं, ऊंचा नीचा नहीं रहता, तथा शेष राशियों में उत्तर का श्रृंग ऊंचा रहता है। इसका फल क्या है? लिखा रहता दक्षिण श्रृंगोन्नति, उत्तर श्रृंगोन्नति, सम श्रृंगोन्नति। तो दक्षिण उन्नत श्रृंग में दुर्भिक्ष है, अकाल पड़ता है, समाज में व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, और सम में समान रहेगा और उत्तर वाले में सुभिक्ष होता है। उत्तर का चंद्रमा का श्रृंग ऊंचा हो तो वो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए अच्छा है। ये सब संहिता ज्योतिष का विषय है, ये हमको राशि देख करके पता। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां से ये बहुत बड़ा नक्षत्रों का एक चार्ट दिया गया है जो प्रायः पंचांगों में इकट्ठा आपको उपलब्ध नहीं होता है, तो इसको अपना एक डायरी में उतार लेना चाहिए। यहां से यहां तक पूरा क्या है? नक्षत्रों का चार्ट है। तो ये नक्षत्रों के नाम 27, उनके देवताओं के नाम। ज्योतिष में नक्षत्रों के देवता 2 प्रकार से मानते हैं हम लोग, एक तो मानते हैं जातक के अनुसार और एक मानते हैं हम मुहूर्त के अनुसार। तो हमारे कुछ नियम तो मुहूर्त शास्त्र के अनुसार भी होते हैं और कुछ नियम जातक शास्त्र के अनुसार होते हैं, तो कई बार हम लोग ये भेद नहीं कर पाते। तो जब कुंडली का फलादेश कर रहे हैं तो वहां अश्विनी नक्षत्र का स्वामी कौन होगा? केतु। एक ग्रह को 3-3 नक्षत्र मिले हुए हैं विंशोत्तरी चार्ट में। ठीक है, लेकिन जब मुहूर्त वाला कार्य करते हैं तब उसमें इन ग्रहों को ले लेते, इन देवताओं को ले लेते। इसको उसमें भी ले सकते हैं, पर दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। कौन से नक्षत्र शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं, ये आपको पहले से पता हो तो आप तुरंत नक्षत्रों का चयन कर लेंगे। शुभ कार्य में शुभ नक्षत्र और अशुभ कार्य में अशुभ नक्षत्र। नक्षत्रों की भी जातियां होती हैं, देखो इसमें जातियां लिखी हुई हैं। नक्षत्रों की संज्ञा लघु, क्षिप्र, उग्र, क्रूर, मिश्र, साधारण, ध्रुव, स्थिर, मृदु, मैत्र, दारुण, तीक्ष्ण, चर, लघु, क्षिप्र, इस प्रकार ये अवकड़ा में पहले प्रकरण में दिया गया है। तो 7 प्रकार के नक्षत्र हो जाते हैं और 7 प्रकार के वार हैं और 7 प्रकार के कार्य हैं। तो ये मुहूर्त का पूरा एक जोड़ा बन जाता है, कौन से वार में कौन सा नक्षत्र होने पर उस तिथि का मिलान रह जाता है। तो तिथिवार नक्षत्र मिला करके मुहूर्त बता देते हैं। मुख के आधार पर टेढ़ा मुख, नीचे को मुख, ऊपर को मुख, ऊर्ध्वमुखी नक्षत्रों में ऊपर को होने वाले कार्य, त्रियक मुखी में वाहन आदि सम्मत जो टेढ़ी चीजें चल रही हैं धरती पे, और खुदाई वाले कार्य अधोमुखी नक्षत्रों में करने चाहिए। ये नक्षत्रों की 20 घटियां दी गई हैं। घटी उपरांत नेष्ट, यानी अश्विनी नक्षत्र
यदि 60 घटिका है तो 50 घटी के बाद 51, 52, 53, 54 ये 4 घटियां उसकी 20 घटी कहलाएंगी। 20 घटी का कुल मान 4 घटी होता है। तो यहां प्रारंभ का समय दे देते हैं बस। अगर अश्विनी नक्षत्र 65 घटी है तो फिर आपको स्वयं निकालना पड़ेगा कि वो 50 के बाद हो रहा है कि 51 के बाद हो रहा है वो 4 घटियां। ठीक है, ये यहां जो मान दिया गया है वो 60 घटी के अनुपात से दिया गया है। यात्रा में दोहद, इन नक्षत्रों में यात्रा कर रहे हैं और वहां नक्षत्र के कारण यदि बाधा आ रही है तो यात्रा का मुहूर्त भी थोड़ा सा बड़ा होता है। तिथि सही है, बार सही है, योग सही है, चंद्रमा सही है, दिशाशूल आदि सब सही है, परंतु नक्षत्र सही नहीं है। तो ये चीजें खा करके हम क्या कर सकते हैं यात्रा कर सकते हैं। इससे उस नक्षत्र का बुरा फल शांत हो जाता है। ठीक है, अब इधर आ जाइए, नक्षत्र पादवश कष्ट अवलोकन चक्र। अब इसमें बताया इन्होंने कि जिस नक्षत्र में जितने तारे हैं अगर उसमें बीमार व्यक्ति होता है तो उतने दिन तक उसको कष्ट ज्यादा होता है। तो यहां 27 नक्षत्रों में कह रहे हैं दिन संख्या 9 दिन तक, 11, 9, 9, 9, 9, ये वो वाला सूत्र नहीं है, ये अलग है। किस चीज का दान करें? किसी में तो मृत्यु लिखा हुआ है, मतलब उस नक्षत्र में यदि रोग पैदा हो रहा है, रोग की उत्पत्ति हो रही है शरीर में, तो समझ लीजिए वो जानलेवा भी हो सकता है अथवा बहुत दिनों तक कष्ट दे सकता है। तो उसकी शांति के लिए आपको इसमें जो दान लिखा हुआ है ये दान कर सकते हैं। अगर आपको इतना ज्ञात है कि हमको रोग उत्पत्ति अश्विनी के 3रे चरण में हुई है तो क्या नियम माना जाएगा? चरण 3रे में 10 दिन का रोग कष्ट लिख रहे हैं। चरण के आधार पर आपको ज्ञान है तो चरण के आधार पर देख लें और नहीं नक्षत्र के आधार पर देख लें। आपको किस ग्रह का देवता का मंत्र जप करना चाहिए वो यहां पर लिख दिया। इसका 10,000 जप करके और हवन करके ब्राह्मण भोजन करा के वो नक्षत्र शांति हो जाती है और रोग पर जल्दी काबू पाया जा सकता है। आगे, नष्ट वस्तु ज्ञान सुलोचनादि संज्ञा, नेत्रों के आधार पर, मुख के आधार पर, नेत्रों के आधार पर कौन से नक्षत्र की कैसी आंखें हैं, कैसी दृष्टि है, तो मंद, मध्य, सुलोचन, अंध, ये पूरा चलेगा। मंद, मध्य, सुलोचन, अंध, मंद, मध्य, सुलोचन, अंध। ऐसे ही आप 4-4 की 7 आवृत्ति करके 7 चौक 28, कितने नक्षत्र हो जाएंगे? 28। इसमें आपको अभिजित को भी लेना पड़ेगा। फिर नष्ट वस्तु किस दिशा में मिलेगी? जिस नक्षत्र में गई है तो वो उसकी खोई हुई चीज किस दिशा में मिलेगी वो यहां पर दिशा बता दिया। लाभ, लाभ बता दिया, प्राप्त तो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। तो कह रहे हैं यत्न लाभ, यानी प्रयास करने पर मिल सकती है। कह रहे हैं दूरे श्रव, यानी केवल जानकारी मिलेगी, वस्तु नहीं मिल पाएगी। अलाभ यानी नहीं मिलेगी, और पूर्व में जा रही है तो शीघ्र लाभ। ये 4 चीजें ही बार बार आवृत्ति होगी, क्योंकि 4 प्रकार के नक्षत्र हैं। और भानाम यानी तारों की संख्या कितनी है वो उन्होंने यहां पर दी है। केवल शतविषा में इन्होंने 10 लिख दिया है, उसको 100 कर लेना चाहिए। शतविषा में 100 तारे हैं, इसलिए उसका नाम शततारका भी है। दूसरा एक नाम क्या है? शततारका, शतविषा का दूसरा नाम। फिर इनका स्वरूप बता दिया कि किस नक्षत्र का क्या स्वरूप है। अश्विनी नक्षत्र का स्वरूप कैसा है? जैसे घोड़े का मुख हो। योनि स्वरूपम, छुरिका माने जैसे कटारी होती है। सकट आकृति यानी बैलगाड़ी जैसा। मृगास्य माने मृग का मुख। मणि के समान, घर के समान। वीणा, बाणा नहीं है, वीणाकृति या बाणाकृति होगी, है बाणाकृति होगी। चक्राकार, ग्रह सदृश, मंच के समान, ये सब इनकी आकृतियां हैं। इन सब के चित्र भी उपलब्ध हो जाते हैं ग्रंथों में। अब ये बता दिया। अब नीचे चलते हैं, नक्षत्र चक्र के नीचे वाले कोष्ठकों को समझ लेते हैं। तिथिवार नक्षत्र, तिथिवार नक्षत्रवार से और कौन कौन से योग बनते हैं? कई प्रकार के योग हैं।
तो क्रकच, दग्ध, विष, हुतासन, यमगंट, अमृत, दग्ध, यम, सर्वा सिद्धि योग, इतने योगों को ये बता रहे हैं। कैसे कैसे बनेंगे कि सूर्यवार को द्वादशी हो तो क्रकच नाम का योग बन जाएगा। ठीक है, तो ये तिथियों के आधार पर बन गए, क्रकच, दग्ध, हुतासन तक। अब सूर्यवार को मघा हो तो कि यमघंट नाम का योग बनेगा। सूर्यवार को अस्त हो तो अम्र सिद्धि, रविवार को भरणी हो तो दग्ध योग, रविवार को मघाव धनिष्ठा हो तो यम दष्ट योग होता है, और आगे लिखे हुए जो नक्षत्र हैं वो सब हो तो सर्वा सिद्धि योग बन जाएगा। इनमें कुछ खराब है और कुछ अच्छे भी हैं। संक्रांति मुहूर्त ज्ञान निर्णय सागर पंचांग आदि में दिया रहता है कि संक्रांति कितने मुहूर्त की है, तो वो मुहूर्त हमें समझ में नहीं आता कि ये मुहूर्त किस आधार पर कह रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह संक्रांति किस नक्षत्र में परिवर्तित हो रही है, उसके आधार पर उसका मुहूर्त तय होगा। 45 तीनों उत्तरा, रोहिणी, विशाखा, पुनर्वस में संक्रांति परिवर्तन होता है तो उसको 45 मुहूर्त की संक्रांति कहा जाता है। और श्लेषा, ज्येष्ठा, शतविषा, भरणी, स्वाति, आद्रा में तो 15 मुहूर्त, तो शेष में सभी सम मानी जाती है, 35 मुहूर्त की मानी जाएगी। और इसी से चंद्र दर्शन में भी इसी प्रकार मुहूर्त देखा जाता है। फिर इनका फल भी लिखा है कि 45 मुहूर्त की होगी तो महंगाई बढ़ेगी, 30 मुहूर्त की हुई तो महंगाई सम रहेगी, 15 मुहूर्त की हुई तो महंगाई घटेगी। इस प्रकार इसका फल देखा जाता है। फलादेश में इसका प्रयोग ये ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो शेयर मार्केट में कार्य करते हैं। शेयर मार्केट का 50% ज्ञान संक्रांति पर निर्भर करता है। अब आ जाइए वार बेला। ये भी एक तरह का एक दोष होता है। सूर्यवार में चौथा, पांचवा, रात्रि में छठवा और चौथा जो वार बेला होते हैं यानी मुहूर्त होते हैं, वो सब कैसे माने जाते हैं? सही नहीं माने जाते हैं। किस वार में कौन सा मुहूर्त खराब है? जैसे अभिजित को बुधवार में कहा इन्होंने, बुधवार को अभिजित में कहा है, तो ये बार बेला चक्र कोई दूसरा है, ये वो नहीं है, क्योंकि 8वां होना चाहिए था। फिर इसमें बार बेला नाम से दोष होता भी अलग से भी होता है। किस बार में कौन सा मुहूर्त छोड़ देना है, कौन सा मुहूर्त खराब होता है, वो आपको यहाँ पर एक बार में 15 मुहूर्त होते हैं, तो 15 में से कौन सा छोड़ देना है वो यहाँ से आपको देख लेना है। अब शनिवार को 6 और 1 बार बेला त्याज्य है। शनिवार को 6, 1 बार बेला त्याज्य है। दिन के और रात्रि के दोनों के अलग अलग बता दिया है। अब दिनमान के 16 कलांश जनित दुर्मुहूर्त ज्ञापक चक्र, अभी तक हम क्या दे रहे थे? 15 का भाग, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि आपको दिनमान में 16 का भाग देना है। एक नियम के अनुसार दिन में 15 मुहूर्त होते हैं, और एक नियम ये भी है कि दिन में 16 मुहूर्त होते हैं। तो जब 16 मुहूर्त होंगे तो हमें 16 का भाग देना पड़ेगा। तो किस बार में कौन से मुहूर्त खराब बताए गए हैं ये लिखा हुआ है। रविवार में 14, 14, 13, 6, 8, 7, 8, 10, इनमें कौन कौन से दोष बनते हैं वो उन्होंने यहां पर स्पष्ट कर दिया। लेकिन कब? दिनमान के 16 कलांश जनित, कलांश या कालांश शब्द हो सकता है। दिनमान में 16 का भाग देने के बाद आपको ऐसे निर्णय करना है। ठीक है। दोष काल ज्ञान, प्रेरार्ध में निधन, यमघंट में निर्धनता तथा कुलिक में सर्वनाश होता है, परंतु रात्रि में ये दोष मान्य नहीं होते, ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा है। कुछ दोष ऐसे हैं जो दिन में ही मान्य होते हैं, रात्रि में मान्य नहीं होते हैं। इसलिए विवाह के मुहूर्त भी रात्रि में अधिक दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे दोष रात्रि में देखने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। अब हमारा ये 8वां पृष्ठ पूरा हो गया है, और कल 9 और 10, कल ये 9-10 पृष्ठ हो जाएंगे, तो ये हमारा इधर का पंचांग पूरा हो जाएगा। फिर पीछे कितने पेज रह जाएंगे? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पेज रह जाएंगे। उससे ज़्यादा 3 दिन का पीछे रह गया है। ठीक है, अब आज जिसमें कुछ समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं।